नमस्कार, एडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्विक रिवीजन सीरीज़ का इकोनॉमिक्स का यह पार्ट 4 है। पहले इसमें हम लोग 1 आइलैंड देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति थी कौन सा? चिलैया समिति। चिलैया समिति गठन हुआ था 1991 में और ये कर के जो टैक्सेस है उसके ढांचे में सुधार के लिए गठित किया गया था। कल भी एक हम लोग समिति पढ़ते, शिवरमन समिति, जो कि नाबार्ड की स्थापना के लिए था। भारत में कर आगमन का बड़ा स्रोत कौन सा है? निगम कर है। निगम कर ये भारत में कर वसूलने का सबसे बड़ा स्रोत है। निगम कर किस पे लगता है? कंपनियों की आय पे लगता है निगम कर। भारत में पहली बार मूल्य आधारित कर यानी कि वैट ये लागू हुआ था 2005 में, हरियाणा में लागू हुआ था। सबसे पहले बार वैट जो लागू हुआ था वो 2005 में हरियाणा से लागू हुआ था। संशोधित मूल्य वर्धित कर जो कि मॉडिफाइड वैट संबंधित किससे है? ये उत्पाद के कर से संबंधित है। मॉडिफाइड वैट यानी कि एमओडी वीएटी, संशोधित मूल्यवर्धित कर, ये संबंधित है उत्पाद कर से। जो कैनवेट है केंद्रीय उत्पादक शुल्क से संबंधित है। कैनवेट CENVAT ये केंद्रीय उत्पादक शुल्क से संबंधित है। सर्विस टैक्स आयकर विभाग लगाता है। भारत में GST यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। GST लगा था 1 जुलाई 2017 को। GST है अप्रत्यक्ष कर एवं गंतव्य आधारित कर। अप्रत्यक्ष कर है GST और गंतव्य आधारित कर है GST। GST सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? ये फ्रांस में लागू हुआ था। GST की 4 दरें हैं, 5, 12, 18, 28। अभी मात्र 2 कर दिया गया संशोधित करने के बाद। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में GST लागू किया गया था? ये 101वां संविधान संशोधन था। GST 101वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में GST लागू किया गया था। GST परिषद का स्थापना 12 सितंबर 2016 को किया गया था। GST परिषद का स्थापना 12 सितंबर 2016 को किया गया था। सेवा कर प्रारंभ किया गया था 1994-95 में। सेवा कर प्रारंभ किया गया था 1994-95 में। रेखा समिति गठित की गई थी किसके लिए? अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए गठित किया गया था रेखा समिति। वांचू समिति संबंधित है प्रत्यक्ष कर की जांच से। वांचू समिति संबंधित है प्रत्यक्ष कर की जांच से। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का जो मूल्य है वो गिरता जाता है, इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI पे। WPI के द्वारा मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार क्या है? 2011-12 है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12 को आदर्श वर्ष रखा गया है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI द्वारा प्रयुक्त शक्तिशाली साधन कौन सा है? तो ये ब्याज के दर बढ़ाना। ब्याज के दरें बढ़ाना मुद्रास्फीति के नियंत्रण करने के लिए RBI द्वारा ये शक्तिशाली साधन है। मुद्रास्फीति में हानि होता है ऋणदाता के लिए। मुद्रास्फीति में हानि किसका होता है? ऋणदाता को होता है। मुद्रास्फीति में लाभ किसको होता है? ऋणी को होता है। जो कर्ज लिया होता है उसको फायदा होता है, जो कर्ज दिया होता है उसको हानि होता है। सर्वप्रथम मुद्रा का चालन हुआ 1542 में। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी करेंसी का प्रचलन कब हुआ था? 1862 में कागजी मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था 1862 में। भारत में दशमीय यानी कि दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया गया था 1 अप्रैल 1957 में। 1 अप्रैल 1957 में दशमलव यानी कि दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया गया था, दशमीय या दशमलव मुद्रा प्रणाली को। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया था 1 अप्रैल 1957 को, सेम डेट पे मीट्रिक प्रणाली को भी अपनाया गया था। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी, ये फ्रांस में अपनाई गई थी 1790 में। 1790 में फ्रांस में अपनाया गया था विश्व में पहली बार मीट्रिक प्रणाली। मुद्रा अस्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता है तथा मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। ऐसा स्थिति जिसमें वस्तुएं और सेवाओं का जो मूल्य है वो घटता है और मुद्रा का मूल्य बढ़ता है उसको बोलते हैं मुद्रा अस्फीति। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति भी। मार्केट में जब मंदी भी हो और मुद्रास्फीति भी हो उस सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का
निर्धारण किस आधार पर होता है? ये उपभोक्ता कीमत सूचकांक पे निर्धारित होता है कि जो कर्मचारी है भारत में उसको डेयरनेस और अलाउंस यानी कि डीए कितना मिलेगा, महंगाई भत्ते कितने मिलेंगे। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य को घटना क्या कहलाता है? ये अवमूल्यन कहलाता है। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना ये अवमूल्यन कहलाता है। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना। आयात को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना, इसको बोलते हैं अवमूल्यन। अवमूल्यन करना, मुद्रा में अवमूल्यन करना, मुद्रा को अवमूल्यन का यह उद्देश्य है। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था भारत सरकार ने अभी तक मुद्रा को 3 बार अवमूल्यन किया है। एक बार किया है 1949 में, एक बार किया 1966 में और तीसरे बार किया 1991 में, जब एलपीजी मॉडल अपनाया गया था उस समय अवमूल्यन किया गया था। पहला 1949 में, दूसरा 1966 में जब अकाल पड़ा था तब, तीसरा 1991 में। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवास पलायन की प्रवृत्ति होती है कहलाती है हॉट मनी। जो मनी शीघ्र पलायन करती है उसको हॉट मनी बोलते हैं। और रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया 19 अगस्त 1994 को। रुपया को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया 19 अगस्त 1994 को। यूरो मुद्रा का प्रारंभ 11 देशों में प्रारंभ हुआ था। यूरो मुद्रा का प्रारंभ 11 देशों में प्रारंभ कब हुआ था? 1 जनवरी 1999 में प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाला राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 19 है। 19वां देश लिथुआनिया बना था। सबसे महंगा मुद्रा इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग है। सबसे महंगी मुद्रा इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसको कहते हैं हार्ड करेंसी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग से कम हो, डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, वैसे करेंसी को बोलते हैं हार्ड करेंसी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा में अधिक हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा में कम हो, अधिक हो, उसको कहलाते हैं सॉफ्ट करेंसी। हार्ड करेंसी मांग की पूर्ति में कम हो तब कहलाती है हार्ड करेंसी, और जब अधिक हो तब कहलाती है सॉफ्ट करेंसी। ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेशम ने कहा था जितना पुराना नोट रहेगा, जितना खराब नोट रहेगा वो तेज़ी में चलेगा। ये ग्रेशम ने कहा था। मुद्रा के प्रचलन के से संबंधित सिद्धांत है ग्रेशम का नियम। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। और भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है? ये हुआ है 3 बार। नोटबंदी हुआ है 1946 में, 1978 में और लास्ट हुआ था 2016 में। मोदी जी के शासनकाल में हुआ था। 2016 में नोटबंदी हुआ था। विमुद्रीकरण भारत में 3 बार हो चुका है, 1946, 1978, 2016। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993 से 94 के बजट में। बाजार के नियम के प्रतिपादक कौन है? जेबीएस। ये बाजार के नियम के प्रतिपादक है जेबी। हवाला है मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। हवाला क्या है? मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार को हवाला बोलते हैं। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने दिया था? ये दिया था क्रोमर में। क्रोमर ने मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा दिया था। ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। ऐच्छिक मुद्रा क्या कहलाती है? ये खास मुद्रा शाख मुद्रा कहलाती है। ऐच्छिक मुद्रा, शाख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा बोलते हैं। कानूनी मुद्रा किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं फ्लैट मनी को कानूनी मुद्रा बोलते हैं। प्लास्टिक मनी कहलाती है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो देख रहे हैं एटीएम कार्ड, ये प्लास्टिक मनी कहलाती है। ब्लैक मनी क्या कहलाती है? अघोषित धन। अघोषित धन को बोलते हैं हम लोग ब्लैक मनी। स्मार्ट मनी किसको बोलते हैं? क्रेडिट कार्ड से। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या होता है? M1 होता है। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप होता है M1। मुद्रा आपूर्ति की विस्तृत मुद्रा कहलाती है M3। मुद्रा आपूर्ति की विस्तृत मुद्रा कहलाती है M3। भारत में का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय होता है कच्चा तेल के आयात पर। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय होता है कच्चा तेल खरीदने में, कच्चा तेल के आयात में होता है। भारत सर्वाधिक आयात करता है चीन से। भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है चीन से। भारत सर्वाधिक निर्यात करता है अमेरिका को। भारत सर्वाधिक निर्यात करता है अमेरिका को। भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मद है पेट्रोलियम उत्पाद। सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? पेट्रोलियम उत्पाद है निर्यात का।
भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है? अमेरिका है। मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया है। मौद्रिक व्यवस्था का इकाई रुपया में होता है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? वित्त सचिव का होता है। 1 रुपये से अधिक की सभी मूल्य के नोटों पर हस्ताक्षर किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर का होता है। आरबीआई द्वारा निर्मित सभी नोटों पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? ये 17 भाषाओं में लिखा होता है। 1 रुपया के नोट पर सिक्के जारी किए जाते हैं। भारत सरकार और वित्त मंत्रालय का उस पर साइन होता है, ये दोनों के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा जितने भी करेंसी है सब पे आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है उस पर। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है भारत सरकार द्वारा ऋण लेकर। जो भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर के। जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जाता है वो कहलाता है मुद्रा बाजार। जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है उसको कहते हैं हम लोग मुद्रा बाजार। गिल्ट एंड बाजार संबंधित है। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? ये सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार या क्रय विक्रय से सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार या क्रय विक्रय से संबंधित है गिल्ट एंड बाजार। भारत सर्वाधिक आयात करता है कहाँ? तेल और पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे ज़्यादा आयात करता है और सबसे ज़्यादा व्यय भी इसी चीज़ में खर्च होता है। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? ये आयात निर्यात बैंक यानी कि कौन सा? ये निर्यातकों और आयातों को वित्तीय सहायता कौन करता है? ये एक्जिम बैंक करती है। एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक करती है। निर्यात आयात बैंक यानी कि एक्जिम बैंक की स्थापना हुई थी कब? ये हुई थी 1 जनवरी 1982 को। 1 जनवरी 1982 को एक्जिम बैंक का स्थापना हुआ था। भारत में जीवन बीमा देता है ब्रिटेन की। भारत में जीवन बीमा देन है किसका? ब्रिटेन का देन है। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन से किया गया था? यह बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए किया गया था कि बीमा क्षेत्र में कैसे सुधार किया जाए, उसके लिए गठित किया गया था मल्होत्रा समिति का। दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है? ये यूटीआई है, एलआईसी है, जीआईसी है। ये सभी दीर्घकालीन वित्त को उपलब्ध कराने के लिए संस्था है। भारतीय जीवन बीमा यानी कि एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को हुआ था एलआईसी का स्थापना। भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 में। सामान्य बीमा निगम यानी कि जीआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। बीमा क्षेत्र का नियमन करती है ईडा, IRDA। बीमा क्षेत्र को नियंत्रित कौन करती है? ईडा करती है। ईडा यानी कि बीमा नियामक और एवं विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था 2000 में, 19 अप्रैल 2000 में। जितने भी फाइनेंस कंपनियां हैं उसको कंट्रोल करती है ईडा। मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर किया गया था ईडा का स्थापना 19 अप्रैल 2000 को। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? यूटीआई है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी कि यूटीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 फरवरी 1964 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यूटीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। इसका गठन हुआ था 1 फरवरी 1964 को। भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? US 64 है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। भारत का प्रतिभूति मुद्रालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस कहाँ है क्रमशः? तो ये है प्रतिभूति मुद्रालय कहाँ पे? नासिक में है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे? हैदराबाद में है। और बैंक नोट प्रेस कहाँ पे? देवास में है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण एवं आपूर्ति की जाती है सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा। सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण एवं आपूर्ति की जाती है। भारत में सिक्के बनाए जाते हैं कहाँ पे? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में 4 जगह सिक्के बनते हैं भारत में। कहाँ? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में बनता है, जिसको टकसाल बोलते हैं हम लोग। सरकारी समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। सरकारी समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। नकदी में प्राप्त मजदूरी है मौद्रिक मजदूरी। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत किया गया था? ये किया गया था 1948 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत किया गया था? ये किया गया था 1948 में। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है ब्याज। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है ब्याज। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि करना। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को। अधिनियम कौन सा था? 1934 का अधिनियम था। रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर उस समय था CD देशमुख। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। और रिजर्व बैंक के प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? KJ
KJ उदेसी थी। इससे रिलेटेड हम लोग MCQ देख लेते हैं फटाफट से। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है भारत के वित्त सचिव का। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब स्वीकार किया गया था, पारित किया गया था? तो अब ये है 1948 में। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 है। कर ढांचे में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? कर के ढांचे में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ये चिलैया समिति का गठन किया गया था। भारत में GST कब लागू किया गया? GST कब लागू हुआ? ये हुआ था, ये 1 जुलाई 2017 को हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा GST को लागू किया गया? ये 101वां संविधान संशोधन था। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, तो मांग की अपेक्षा कम अगर उसका सप्लाई हो तो वैसा करेंसी को क्या बोलते हैं? वैसा करेंसी को हार्ड करेंसी बोलते हैं। GST परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये 1 साल पहले ही हो गया था, 2016 में ही हो गया था। ये हुआ था 12 सितंबर 2016 को। GST सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? ये हुआ था फ्रांस में। विश्व में मुद्रा की मौद्रिक प्रणाली को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो मौद्रिक प्रणाली अपनाने वाला सबसे पहला देश कौन था? ये फ्रांस था। पहली बार सेवा कर किस समिति के सिफारिश पर के आधार पर लगाया गया था? सेवा कर किस समिति के सिफारिश पर लगाया गया था? तो किस समिति के? चिलैया समिति के सिफारिश पर लगाया गया था। अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? अप्रत्यक्ष कर के सुधार में रेखा समिति का गठन किया गया था। वांचू समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है, वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, मुद्रा का मूल्य गिर रहा है, वैसा स्थिति को क्या बोलते हैं? वैसा स्थिति को बोलेंगे मुद्रास्फीति। और भारत में मुद्रास्फीति की माप किस आधार पर की जाती है? तो आधार कौन सा है जिस आधार पर मुद्रास्फीति की माप की जाती है? वो आधार कौन सा है? ये WPI के आधार पर किया जाता है। गिल्ट एंड बाजार का संबंध किस क्षेत्र से है? गिल्ट एंड बाजार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है सोना चांदी है। भारत में सबसे अधिक किस क्षेत्र में आयात करता है? भारत सबसे अधिक किस क्षेत्र में आयात करता है? तो आयात करता है पेट्रोलियम में। सबसे ज़्यादा व्यय भी यहीं खर्चा होता है, सबसे ज़्यादा रुपया भी यहीं खर्चा होता है। निर्यातकों एवं आयातकों की वित्तीय सहायता कौन करता है? ये एग्जिम बैंक करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक निर्यातकों और एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को वित्तीय सहायता करता है। भारतीय जीवन बीमा की स्थापना यानी कि LIC की स्थापना कब हुई थी? LIC की स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1956 को। भारत में जीवन बीमा किसकी देन है? तो किसका देन है जीवन बीमा भारत में? तो ये है इंग्लैंड का देन है। भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1971 में। सामान्य बीमा निगम यानी कि GIC के स्थापना कब की हुआ था? तो 1972 में। 22 का हो जाएगा ये 1972। बीमा क्षेत्र का नियामक कौन करता है? ये IRDA करता है। IRDA। सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था कौन सी है? सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था कौन सी है? तो ये UTI है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में है, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत में भारतीय मुद्रा का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? ये 3 बार अवमूल्यन किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी। भारतीय मुद्रा का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था 1991 में। LPG मॉडल उस समय में लागू हुआ था। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं हॉट मनी। भारतीय रुपए में चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया था? ये कब घोषित किया गया था? ये किया गया था 19 अगस्त 1994 को। सबसे महंगी मुद्रा कौन है? सबसे महंगी मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग जो कि इंग्लैंड का करेंसी है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग सॉफ्ट मनी बोलते हैं, सॉफ्ट करेंसी। विदेशी मुद्रा विनिमय को अवैध कारोबार क्या कहती है? विदेशी मुद्रा के विनिमय का अवैध कारोबार क्या कहलाती है? ये कहलाती है हवाला। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया है? ये कितनी बार किया गया है? ये भी 3 बार किया गया है। विमुद्रीकरण किया गया है 3 बार। सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था 1946 में। मुद्रा का अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया था? ये किया गया था 2016 में। लास्ट बार 2016 में किया गया था। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ग्रेशम का नियम। बाजार के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो JB शॉ थे। JB शॉ बाजार के नियम के प्रतिपादक थे। मुद्रा एवं मुद्रा का निर्माण करते, मुद्रा स्वयं मुद्रा के निर्माण करती है, वो कथन कौन कहा था? तो ये कथन कौन कहते? ये क्राउसमर कहा था।
किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? तो ये क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।